हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजी क्लासेस। द की टू विनिंग इज बिगिनिंग। तो जैसा कि पता है कि हम लोग का यहाँ क्या चल रहा है, रिवीजन चल रहा है। एक क्विज गो में फटाफट फटाफट सारे चैप्टर्स का। तो कल हम लोगों ने साउंड चैप्टर को पूरा डिटेल में रिवाइज किया हुआ था, है ना। आज उसके आगे हम लोग प्रॉपर पूरा रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। कल डिटेल में हम लोगों ने साउंड चैप्टर रिवाइज किया हुआ, तो आज किसको रिवाइज करना है? स्पेक्ट्रम को। स्पेक्ट्रम को वन गो में खत्म कर देंगे, फिर इसके बाद इसका शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएगा। बार बार उसी को पढ़ते जाइए और एमसीक्यू करते जाइए, आपके नंबर अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? और केमिस्ट्री वाला जो टेस्ट है, जो आईसीसी क्लास 10 में लगा हुआ है, उसे जाके दो। 4 लोगों ने दिया हुआ है महज, बाकी लोगों ने नहीं दिया हुआ है। दिक्कत आपके लिए, मेरे लिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फटाक से। स्पेक्ट्रम चैप्टर, स्पेक्ट्रम में क्या क्या बातें खास हैं देखते हैं। तो स्पेक्ट्रम में बात करते हैं तो सबसे पहले टॉपिक स्पेक्ट्रम क्या क्या आता है? डेविएशन, है ना, डिस्पर्सन एंड स्पेक्ट्रम। तीन टॉपिक में है, डेविएशन, डिस्पर्सन एंड स्पेक्ट्रम। आपको ये तीन चीजें क्या करनी है, फटाफट इसमें देखनी है ना। तो पहली चीज क्या देखनी है? डेविएशन देखनी है। डेविएशन क्या होता है, ठीक है। देखो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जिसके पहले वाला चैप्टर है वो पढ़ा होगा, कुछ कुछ तो याद होगा ही, सब कुछ नहीं याद होगा, है ना। हाँ, और फिजिक्स का टेस्ट कब है? फिजिक्स का टेस्ट यार, फिजिक्स का मैं बना के डाल देता हूँ, है ना। जिसके पास है फिजिक्स की अच्छी सी कोई पीडीएफ हो, भेज दो मेरे को। थोड़ी बहुत टफ हो वो भेज दो, तो मैं टेस्ट बना के डाल देता हूँ। अदरवाइज मैं आप लोगों को पीडीएफ ही भेज दूंगा, आराम से खुद से मारो, ठीक है। उसमें पीडीएफ भेजी तो है, लेकिन हर क्वेश्चन का आंसर नीचे ही दे रखा है। फायदा क्या है ना, मैं कहां तक प्रूव करूंगा, ठीक है। चलो देखते हैं, कुछ करते हैं, ठीक है। चलो तो डेविएशन की बात करते हैं। तो डेविएशन क्या होता है? तो डेविएशन के बारे में हम लोगों को सीधी सी बात पता है कि लास्ट वाले टॉपिक में हम लोगों ने प्रिज्म के थ्रू डेविएशन पढ़ा था। तो यहाँ भी हमें प्रिज्म के थ्रू ही डेविएशन पढ़ना है, ठीक है। डेविएशन किसके थ्रू पढ़ना है? प्रिज्म के थ्रू। अब प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म क्या होता है सभी को पता है। ये हमारे पास ट्रायंगुलर प्रिज्म है, जिसका नामकरण कर दो ए बी सी, ठीक है। ए बी सी हमने नामकरण कर दिया। इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? एक पतली सी स्लिट, है ना, एक पतली सी स्लिट है। उस स्लिट के माध्यम से हमें व्हाइट लाइट रेज लिया कि पास कराएंगे। अब देखो, कभी भी प्रिज्म में अगर तुम्हें डेविएशन दिखेगा तो वो तीन कारण होंगे, तभी तभी डेविएशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। पहला रीजन क्या है ना। अगर ये आपके पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में जो प्रिज्म है इसमें डेविएशन कैसे होगा? तो अगर लाइट रे को आप एक पतली सी स्लिट से किसी भी सोर्स से पास कराओ, जो कि किसी ना किसी एडजेसेंट एंगल पे हो, आई की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर इस प्लेन पे आई की वैल्यू 0 हो जाती है ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल डाल दूं और ये आपका इंसिडेंट एंगल आई है, अगर आई की वैल्यू 0 हो जाएगी यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो कोई भी डेविएशन नहीं होगा। बात समझ में आया ना? रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, डेविएशन कहां से होगा? क्लियर? तो आई की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इन दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए? सेम नहीं होना चाहिए। दो रीजन आपको पहले बता दिया मैंने, है ना। और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जानी चाहिए, तभी क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। तब देखो, अगर लाइट रे को हमने यहां से पास किया है, ठीक है, तो पहली लाइट रे आई एंगल पे गई, आफ्टर द रिफ्लेक्शन नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल से दूर उठेगी। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा? ये जो लाइट रे है एयर से ग्लास में जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी तो इस तरह से चली गई, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? इस तरह से बाहर निकल गई। तो पहला काम बस मैं ये कर रहा हूँ कि प्रिज्म बना करके इसमें जितनी टर्मिनोलॉजी है, जो जो लगने वाली है, वो बता दे रहा हूँ क्या क्या होती है, ठीक है। इसके बाद किस तरह से डिपेंडेंसी है, फटाफट आगे की तरफ देखते हैं। तो देखो, ये तीन चीजें आपको दिखी, एक परपेंडिकुलर आपने यहाँ पे डाल दिया और एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल दिया। इस वाली लाइट रे का नाम क्या होता है? फटाक से बताओ, इस वाली लाइट रे का नाम क्या होता है? तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, ठीक है। दूसरी चीज, इसको क्या बोलते हैं? ये इंसिडेंट रे हुई, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। तीसरी चीज, इसको क्या बोलते हैं? एमर्जेंट रे। ये सब आप लोग लास्ट टॉपिक में पढ़ के आए हो, ठीक है। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है ना, वो दोबारा से देखेंगे वीडियो तो समझ में आ जाएगा। इमरजेंट है, ये एंगल आई है और ये एंगल क्या है? आर है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये कुछ बेसिक बातें हैं, ठीक। देखो, अब ये जो घटना है ना, डेविएशन, डेविएशन क्या होता है? तो सबसे पहली चीज आ गई, ये डेविएशन क्या होता है? तो इंसिडेंट रे क्या करना है? इंसिडेंट रे अपना पाथ कितना चेंज कर रही है? इंसिडेंट रे अपना पाथ कितना चेंज कर रही है, दैट इज डेविएशन। जैसे इसका नॉर्मल पाथ ये था, ठीक है, अभी कहां जा रही है? यहां जा रही है। तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाओ, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला, ये जो एंगल बन रहा है, दैट इज डेविएशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एम। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डेल्टा एम, डेविएशन क्या होता है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज
डेविएशन। इतनी बात समझ में आ गई? ये किन किन बातों पर निर्भर करता है? कौन कौन सी तीन कंडीशन है जिससे डेविएशन मतलब डेविएशन होगा ही होगा? पहला, इंसिडेंट एंगल, किसी ना किसी एंगल पे क्या हो, इंसिडेंट एंगल जीरो नहीं होना चाहिए, किसी ना किसी एंगल पे इमर्जेंट लाइट को डालो, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए कि दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम का सेम नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं? ऐसा पिछले टॉपिक्स में आप लोग क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो, क्लियर है ना? ये बातें होनी चाहिए। इसके बाद अब ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ना, एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म का, अब ये डेल्टा की वैल्यू आई है, कितनी ज्यादा हो सकती है, किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तो एक चीज और जान लो, जो ये वाला एंगल होता है इसे बोलते हैं प्रिज्म एंगल। क्या बोलते हैं? प्रिज्म एंगल। तो जो तुम्हारा डेविएशन है, ये डेविएशन डेल्टा एम, तो डेल्टा एम किन किन बातों पे डिपेंड करता है? तो मिनिमम डेविएशन बता सकता है कोई प्रिज्म के लिए? मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला पतले प्रिज्म के लिए लास्ट चैप्टर में जो आप लोगों ने पढ़ा था, मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला डेल्टा एम इज इक्वल टू ए, जल्दी बताओ फटाक से, हैं? 2n माइनस ए या 2 माइनस ए, जल्दी से बताओ। 2i माइनस ए क्या था? जल्दी से बताओ फटाफट। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला बताओ प्रिज्म के लिए, बालक जल्दी बताओ जल्दी। तुम्हें एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला बताना है या रिलेशन बताना है डेल्टा एम आई और ए में? डेल्टा एम आई और ए में क्या रिलेशन था लास्ट टाइम पे आप लोगों ने जो पढ़ा था? जल्दी से बताओ। डेल्टा एम आई और ए में क्या रिलेशन था? गौरव, प्रतीक, उत्कर्ष, सूरज, अंश, बताओ। उत्कर्ष भाग गए? मैं बताता हूँ। अंश बताओ कहाँ खोए हो और आजकल क्लासेस क्यों नहीं कर रहे हो? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा फटाक से, मुझे आंसर चाहिए। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। आंसर नहीं आया? लैम्डा इज इक्वल टू ए माइनस 2i, है ना? श्वेता क्या कर रही हो? आंसर दो फटाक से। सही है ना? लैम्डा इज इक्वल टू ए माइनस 2i, 2i माइनस ए, ठीक है? इस तरह का कुछ रिलेशन है, सही है ना? बताओ। 2i माइनस है ना, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा? 2i माइनस ए। ये एक आपका क्या निकल के आएगा? रिलेशन निकल के आता है। यानी जो आपकी लैम्डा की वैल्यू है, ये जो आपका लैम्डा निकल के आ रहा है, डेल्टा निकल के आ रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन निकल के आ रहा है, ये किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है? एक तो इंसिडेंट एंगल और एक किस पे डिपेंड कर रहा है? ए, एंगल ऑफ एविएशन के साथ में, ठीक है? अब देखो, अगर हम बात करते हैं कि तुम्हारा जो आई है, आई, ठीक है, आई के साथ में वेरिएशन कैसे होता है? तो लास्ट टाइम में पढ़ाया था कि अगर आप आई की वैल्यू बढ़ाते जाते हो, लास्ट टाइम में याद करो आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा था जिसमें आपने एंगल ऑफ डेविएशन और आई के बीच में ग्राफ पढ़ा था, है ना? तो आपने कहा था कि ग्राफ कुछ ऐसा आता है, याद आया? यानी कि अगर आप आई की वैल्यू को लगातार इंक्रीज करते जाएं तो डेल्टा की वैल्यू एक बार घटेगी फिर बढ़ना चालू हो जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं? कुछ इस तरह का ग्राफ हमें मिलता है। दूसरी चीज प्रिज्म एंगल। तो अब अगर हम देखें तो डेल्टा की वैल्यू प्रिज्म एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मींस कि जो डेल्टा है ना तुम्हारा, ये डेल्टा, ये एंगल, प्रिज्म एंगल जितना ज्यादा आप बढ़ाते चले जाओगे डेविएशन उतना ही ज्यादा क्या होगा? होगा। तीसरी बात, यानी डेल्टा किन किन बातों पर डिपेंड करता है? तो पहली बात आई पे डिपेंड करता है, दूसरी बात ए पे डिपेंड करता है, और तीसरा किस पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और कह सकते हैं वेवलेंथ। ये क्या कह सकते हैं? वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, लैम्डा पे, लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। बात समझ में आएगी नहीं? अब वेवलेंथ से किस प्रकार प्रभावित होता है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे पेपर से, कि अगर हम वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? फटाक से बताओ। तो देखो, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, ये कहानी समझते कैसे होगी? देखो, डेल्टा एफ की वैल्यू निकालने के लिए हमें यही करना पड़ेगा, आई माइनस आर, ठीक है? आई माइनस आर के बराबर होगा। आप पूछोगे वो कैसे बराबर होगा, है ना? तो इस वाली रे को आगे बढ़ाओगे, ठीक? और मतलब एक ये पैरेलल लाइन है तुम्हारी और दूसरी ये पैरेलल लाइन है तुम्हारी, तो एंगल ये भी आई हो जाएगा, ठीक है? और डेल्टा निकालने के लिए आर में से आई माइनस आर करोगे तो ये निकल के आएगा तुम्हारा क्या? डेल्टा निकल के आएगा। अब डेल्टा तो निकल के आ गया, किस पे डिपेंड कर रहा है? आई और आर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है? अब देखो, आई माइनस आर पे डिपेंड कर रहा है और अपने को ये पता है कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है? और हम ये भी कह सकते हैं कि जब एंगल बहुत छोटा होता है, आई की वैल्यू क्या होती है?
बहुत ज्यादा छोटी होती है तो हम ये कह सकते हैं कि साइन आर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन म्यू। ठीक है, ये बात यहां से लिख सकते हैं। तो देखो अगर ये आर, आप आर को साइन आर भी लिख सकते हैं क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, और एंगल छोटा है तो फिर हम यहाँ पे इसकी जगह क्या रख सकते हैं, डेल्टा एन की जगह पे आई माइनस आर की जगह पे साइन आई अपॉन म्यू रख सकते हैं, है ना। अब म्यू क्या है, म्यू म्यू है म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो डेविएशन क्या होगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ गया। लेकिन हमने एक रिलेशन पहले पढ़ा है, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू, पढ़ा है कि नहीं, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू। तो आप लोगों को यही बताया कि अगर हम म्यू की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, म्यू की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो लैम्डा डैश की वैल्यू डिक्रीज होगी, और लैम्डा डैश डिक्रीज होगा तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट मींस हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि लैम्डा की वैल्यू क्या करेंगे, अगर हम लैम्डा की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, है ना, लैम्डा की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो डिपेंडेंसी आपको याद रखनी है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। इसके बाद यहाँ पे क्या देखा गया, यहाँ पे देखा गया कि वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ, अब आपको बात समझ में आएगी कि ये चीज हमको समझ में आ गई किन किन बातों पर डेल्टा की वैल्यू डिपेंड करती है ना, और अलग अलग कलर के लिए अलग अलग टाइप की डेल्टा की वैल्यू होगी। ठीक है, देखो इसके बाद आप लोगों ने लास्ट टाइम एक पहले चैप्टर में एक चीज और पढ़ी है, विजिबल रेंज, लाइट की विजिबल रेंज। तो लाइट की विजिबल रेंज आपको पता है कि विजिबल जो लाइट होती है कहां से कहां तक होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। ठीक है, ये इसको विजिबल रेंज बोलते हैं। अब इसका क्या यूज आने वाला है आगे अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगली चीज है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, आप लोगों ने क्या पढ़ लिया, डेविएशन पढ़ लिया पूरा पूरा। डेविएशन समझ में आ गया क्या होता है, बताओ फटाक से, डेविएशन समझ में आया कि नहीं, फटाक से बोलो जल्दी से। हाँ वेरी गुड, डेविएशन समझ में आ गया आप लोगों को। डेविएशन दैट मींस कि आपको ये समझ में आ गया कि डेविएशन कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, इसके शॉर्ट नोट्स भी आपको मिल जाएंगे बाद में। अगली चीज है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या होता है, व्हाइट लाइट का डिस्पर्सन क्या होता है ना। तो देखो इसके पीछे आइजैक साहब की घटना है। आइजैक जानते हो ना, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन साहब को गलती से कुछ दिख गया था और वही घटना थी। क्या घटना है, फटाक से पता करके जल्दी से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल काम की चीज आपको रिवाइज करा रहे हैं, फालतू बकवास कुछ नहीं। ठीक है, डिस्पर्सन, अगली चीज क्या है, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या है, न्यूटन कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, है ना। न्यूटन जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने देखा कि क्या हुआ कि एक लाइट रे है, मतलब एक लाइट रे है जिसके थ्रू जो लेंस से पास हो रही है और बाहर जाकर के क्या बन रही है, इमेज बन रही है, और इमेज क्या बन रही है, कलरफुल बन रही है। तो उन्हें लगा कि मेरे एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उन्होंने उसको रिपीट किया, फिर भी वही कलर बन रहा था, है ना। तब इनको समझ में आया, जब इन्होंने इसका परीक्षण किया तब समझ में आया कि ये मेरी गलती नहीं है, ये गलती लेंस की है। ठीक है, मतलब लेंस में एक ऐसा फिनोमेना है कि कुछ दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था वो सुनो। एक अंधेरे कमरे में, कमरे को बंद कर लिया, कमरे में एक विंडो से बिल्कुल स्लाइट सी हल्की सी रोशनी आने दी। ठीक है, डार्क रूम में, और उस रोशनी के पाथ में क्या रख दिया, प्रिज्म रख दिया। रोशनी के पाथ में क्या रख दिया, प्रिज्म रख दिया। जैसे ही रोशनी के पाथ में प्रिज्म रखा, ठीक है, जैसे ही रोशनी के पास में प्रिज्म रखा तो प्रिज्म में से और सामने एक स्क्रीन रख दी। ठीक है, एक स्क्रीन रखी, तो प्रिज्म ने क्या किया कि 7 कलर की लाइट रे, 7 कलर की लाइट रे यहाँ पे क्या हो गई, इस तरह से फॉर्म होती चली गई। बात समझ में आया। और उन सातों का नाम क्या था, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। उनका नाम विलबियोर था। क्या था, विलबियोर। विलबियोर बोले तो अलग अलग कलर के नाम है। ये 7 कलर की व्हाइट रे, मतलब व्हाइट लाइट रे से ये रे फॉर्म हुई। अभी सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये रे ही क्यों फॉर्म हुई, है ना। ऐसा क्या हो जाता है कि लाइट रे फॉर्म हो जाती हैं, तो इसकी कहानी अभी आपको बताता हूँ बहुत कायदे से। तो ये 7 तरह की लाइट रे फॉर्म हुई। अब क्यों फॉर्म हुई, क्या है, तो फटाफट समझो। पहली चीज, ठीक है, इधर देखो, जिसको पहली बात समझ में आई होगी ना कि एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करता है, ए पे, आई पे और लैम्डा पे, उसे ये बात समझ में आ जाएगी। क्लियर, अच्छा कैसे समझ में आएगी, इधर देखो। 7 कलर, पहले तो ये जान लो कि 7 कलर ये हैं कौन कौन से और इनकी रेंज क्या है। तो ये 7 कलर का नाम ये सभी को पता है ना, वॉयलेट, किसको किसको ये कलर के नाम नहीं पता है, इंडिगो, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, और बताओ येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, ये बात आप सभी को पता है। अब इधर देखो, क्यों ऐसा हो रहा है कि वॉयलेट रेंज जो है वो ज्यादा डेविएट हो रहा है, रेड वाला कम डेविएट हो रहा है ना। तो देखो ये सब इसलिए हो रहा है, इसके पीछे रीजन है। ये 7 रंग में बढ़ने का रीजन क्या है, रीजन ये था कि अपने को ये पता है कि अगर वेवलेंथ
वेवलेंथ चेंज होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन चेंज होगा। बात समझ में आती है? वेवलेंथ चेंज होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन चेंज होगा। अब वेवलेंथ क्यों चेंज होगा? वेवलेंथ चेंज होने के पीछे यही रीजन है कि जब भी वाइट लाइट रे इस सरफेस के अंदर जाती है ना, देखो होता क्या है कि एयर मीडियम में, इन द मीडियम ऑफ एयर, हमें ये बात पता है कि एयर में लाइट की स्पीड सेम होती है। कितनी होती है फटाक से बताओ? ठीक है, एयर में लाइट की स्पीड सेम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जैसे ही किसी दूसरे मीडियम में जाते हैं तो हर एक कलर की वेवलेंथ अलग अलग हो जाएगी, यानी उसकी स्पीड अलग हो जाएगी। इसके होने के पीछे रीजन क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो जैसे ही रिफ्रैक्शन की घटना होगी पहले सरफेस पे, वैसे हर एक कलर क्या करना चाहेगा? अपना अपना बटना चालू हो जाएगा, जिसकी जिसकी अलग अलग वेवलेंथ बनेगी। अलग अलग वेवलेंथ की वजह से वेवलेंथ चेंज हो रही है, दैट मींस डेविएशन चेंज होगा। जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा उसका डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसका डेविएशन सबसे कम होगा। तो बात समझ में आया? और वो सभी के सभी कलर यहाँ पे फॉर्म होंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर? इतनी बात बताओ, है ना? रीजन वाली कहानी समझ में आ गई? बस यही बात मैंने आपको बताई गई है। अच्छा, अब इसमें आपको याद क्या करना है? तो आपको डिस्पर्सन क्या होता है, तो क्वेश्चन में डिस्पर्सन ये समझना कि व्हाइट लाइट का 7 कलर में बढ़ जाना, इट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इतना ही है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसके अलावा स्पेक्ट्रम क्या होता है? फिर अभी तक स्पेक्ट्रम की तो बात ही नहीं की ना, जो चैप्टर का नाम है। ये जो आपकी व्हाइट की जो लाइट है ना 7 कलर में बटी है, इनका पट्टी के रूप में बन जाना, यानी एक तरह से बैंड के रूप में बन जाना। कैसे पता करोगी? जब यहां से लाइट रे आएगा तो कैसे पता करोगे आप लोग कि ये क्या है, कहां पे अलग अलग लाइटें दे रही है? तो होता क्या है, अमूमन की यहाँ पे एक स्क्रीन रहती है। क्या रहती है? इस तरह की स्क्रीन बनी होती है, कोई पर्दा पर्दा लगा रखा होगा ना, इस तरह की स्क्रीन रहती है। इस स्क्रीन पे अलग अलग कलर की क्या जाती है? बहुत सारी पट्टियां आती हैं। उन पट्टियों में हम कितने कलर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं? सही से केवल 7 कलर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और हर एक बैंड की चौड़ाई क्या होती है? हाथ देख के पता करेंगे, हाथ देखेंगे, लेकिन देखने पे वो बनेगा कहाँ? वो बनेगा इस पट्टी पे। तो जो बन रहा है ना, जो बैंड बन रहा है, दैट इज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है? ये बैंड्स है। और ये घटना क्या है? 7 कलर स्प्लिट हो जाना, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्लियर? तो आपको एक लाइन लिख के आएगी पेपर में, द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट रे बाय अ प्रिज्म इनटू अ कंस्टिट्यूएंट कलर इज नोन एज, बताओ फटाक से जो मैंने बताया। वो फिनोमेना जब भी लाइट रे 7 कलर में ब्रेक हो जाए, वो भी किसके माध्यम से? प्रिज्म के माध्यम से। तो फिनोमेना क्या कहलाएगा? डिस्पर्सन कहलाएगा। ये एक लाइन लिख के आएगी और नीचे रहेगा व्हाट? डिस्पर्सन, डेविएशन, है ना, स्पेक्ट्रम। तो उनमें से 4 में से एक आपको चूज करना होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, डिस्पर्सन। अच्छा, इसके बाद ये लिख के आ जाए, द बैंड ऑफ अ कलर सीन ऑन प्रिज्म, है ना, द बैंड ऑफ अ कलर सीन ऑन प्रिज्म व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक, ये थी एक बात जो पेपर में आएगी। अगली बात आप ध्यान से सुनो कि और क्या पूछ सकता है। ठीक है, क्या पूछ सकता हो? पहले वाले चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन यहां भी बता दे रहा हूं। देखो इधर देखो, अपने को ये तो पता है ना कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई प्लस ए बाई साइन आई, ये तो पता है ना, साइन ए प्लस लैम्डा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये बात कितने लोगों को पता है? जल्दी से बताओ, ये बात कितने लोगों को पता है? नहीं पता है। ये प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्शन और प्रिज्म के लिए म्यू का फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, बस इतना ही आएगा इसमें। अरे सबर लो दोस्त, आ जाएगा तो भाग थोड़ी जाओगे, है ना? आएगा तो इतना ही, काउंसिल से कह दिया आ जाएगा, ठीक है, पेपर में आ गया तब क्या करोगे, है ना? पढ़ लो, 2 मिनट की बात है। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रिज्म के लिए, sin a प्लस लैम्डा m by 2 अपॉन sin a by 2। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना है। ठीक, वो लास्ट टॉपिक जब आएगा तो उसे पढ़ाएंगे। अब इधर देखो, इसने क्या पूछता है तुमसे कि अगर ये 7 कलर की लाइट दिख रही है ना, इसमें तुमसे पूछेंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन किसका ज्यादा होगा, है ना? एंगल ऑफ डेविएशन किसका ज्यादा होगा? वॉयलेट का ज्यादा होगा कि रेड का ज्यादा होगा कि येलो का ज्यादा होगा? फिर पूछते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा? ये पूछते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो समझ में नहीं आता ये कब क्या करें। तो एक तरीका याद रखना कि नीचे से ऊपर चलने पर, है ना, मैं बीच में रफ कर रहा हूं, ये याद रखना कि नीचे से अगर हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो लैम्डा एंड एफ आर इंक्रीजेस एंड ऑल द थिंग्स आर डिक्रीजेस। दैट मींस कि अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होगी, है ना? वॉयलेट की वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन
सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, वेवलेंथ कम होगी, ठीक। इसके बाद जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। कैसे? तो अपने को पता है कि इनकी वेवलेंथ होती है, नीचे वाले की होती है 4000 एंगस्ट्रॉम और ऊपर वाले की कितनी होती है 8000 एंगस्ट्रॉम, ऐसा ही होता है ना। तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है, और ये एफ का मतलब क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है। लैम्डा का मतलब क्या है, वेवलेंथ, और एफ का मतलब क्या है, फोकस, ठीक है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। इधर सुनो, अब ध्यान दो कि नीचे वाले की सबसे ज्यादा सबसे कम वेवलेंथ होगी और नीचे वाले की फोकल लेंथ सबसे कम होगी, इसके अलावा सारी चीजें इसकी क्या होंगी, मैक्सिमम होंगी। अब तुमसे अगर मैं क्वेश्चन करता हूं तो मुझे फटाक से बताओ कि एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन किस कलर का सबसे ज्यादा होगा, किस कलर का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, तो वॉयलेट का। कैसे बताया तुमने कि मुझे पता है नीचे से ऊपर चलने पर लैम्डा और एफ बढ़ते हैं, बाकी सब घटते हैं, तो यानी जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे कम होगा, तो सबसे ऊपर क्या है, रेड, तो सबसे नीचे क्या बचा, वॉयलेट। कोई भी चीज पूछे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ दे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका सबसे ज्यादा होगा, वॉयलेट। क्यों? क्योंकि इसको छोड़ करके बाकी सब घटते हैं। ये लाइन याद रख लो, ठीक है, एक नंबर में आएगा तो काम बन जाएगा, है ना, ठीक है, क्लियर। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर। इसके बाद क्या है, इसके बाद अब देखो मैंने आप लोगों को इनकी रेंज बता दी कि 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है, लेकिन वो थोड़ा सा स्टूडेंट पागल होते हैं, तो क्या करते हैं, रेंज नहीं पूछेंगे, क्या पूछ लेंगे, है ना। वो जैसे अगर आपसे पूछ देंगे कि विजिबल लाइट की रेंज कितनी है, विजिबल, जो विजिबल लाइट रे होती है ना, लाइट रे, उसकी रेंज कितनी है, तो सब बच्चे उसकी वेवलेंथ की रेंज याद करते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, बस यही पूछेंगे और कुछ नहीं पूछेंगे। लेकिन कभी कभी अगर वो परेशान करेंगे तुमसे ना, तो फ्रीक्वेंसी पूछ लेंगे, क्या पूछ लेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी वाला भी टर्म एक लाइन का है, रट के बैठ जाओ कि 3.75 से लेकर के 7.5 के बीच में होती है। कितनी होती है, 3.75 से लेकर के 7.5। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज में कह लो, ठीक है, इसमें हर्ट्ज में। तो ये वाली किसकी है, तो ये वॉयलेट की है, किसकी है, वॉयलेट की, और ये किसकी है, रेड की। क्लियर? नहीं उल्टा मैंने लिख दिया है, उल्टा लिख दिया, याद कर, इसको क्या बोलेंगे, वॉयलेट की ये ज्यादा है ना, रेड की ये, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वॉयलेट की ही ज्यादा होगी, लैम्डा और एफ के अलावा बाकी सब ज्यादा होगा। समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो गया कि नहीं, है ना। लाइट की, हाँ, विजिबल लाइट पूछ लेंगे किस, मतलब पूछ देंगे कि बताओ विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होती है, तो सबने याद किया 4000 से 8 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी याद ही नहीं की है, फिर क्या करोगे, है ना, फिर कहोगे यार लिखा तो था बगल में, टेबल तो बनी थी लेकिन पढ़ा नहीं था। तो क्यों ऐसा काम करें, अभी से पढ़ लेना। जैसे तुम्हारी बुक में देखो ये टेबल बनी है, ये वाली, ये टेबल बनी है ना, ठीक है, दिख जाएगी अच्छे से, ये टेबल बनी है, इस टेबल में फ्रीक्वेंसी की रेंज लिखी है और इसकी रेंज लिखी है। अब वो एक एक कलर का तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये फिजिबल नहीं है इतना याद करना बच्चे के लिए, तो क्या याद करना, रेंज तो याद कर ही सकता था, देख के पछताओगे, इससे अच्छा क्या है पहले कर दो। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर। तो वेवलेंथ के चेंज होने की वजह से ही अलग अलग बातें आती हैं। इसके बाद आता है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड इट्स ब्रॉड क्लासिफिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और इट्स ब्रॉड क्लासिफिकेशन, तुम लोग बता रहे हो सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, बट कोई बात नहीं, अगर है तब भी ठीक है और नहीं है तब भी ठीक है। इसमें पढ़ना क्या है, सिर्फ ये वाली टेबल और कुछ नहीं पढ़ना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये वाली टेबल और ये पहला वाला चित्र, ठीक है, क्या पढ़ना है इसमें, ये वाली टेबल और ये जो पहली वाली पट्टी है, बस ये पढ़ना है, डिटेल में घुसने की कोई जरूरत नहीं है ज्यादा, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें कुल मिला के ये पढ़ना है कि किस लाइट रे की कौन सी रेंज होती है। पहली बात तो ये कि कितने कितने रेंज में, कितने रेंज में हम लोग वेवलेंथ को डिवाइड करते हैं, है ना, स्पेक्ट्रम्स को डिवाइड करते हैं। तो आप सभी को पता है कि स्पेक्ट्रम को डिवाइड करने के लिए अलग अलग रेंज आते हैं। सबसे लो रेंज किसकी होती है, सबसे लो पे स्पेक्ट्रम गामा रे, फिर क्या आता है एक्स रे, फिर अल्ट्रावायलेट रे, फिर विजिबल रे, है ना, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ये 6-7 टाइप की होती है। इसमें क्या क्या पढ़ना है मैं फटाफट बता दे रहा हूँ, पढ़ोगे आप भाई, नोट्स में मैं दे दूंगा, शॉर्ट नोट्स में। क्या पढ़ना है इसमें, इसमें सबकी रेंज, वेवलेंथ की रेंज, फ्रीक्वेंसी की रेंज, इनके खोजकर्ता, खोजकर्ता का नाम और एक एक यूज, बस खत्म। समझ में आया, बहुत ज्यादा पूछेंगे तो बस यूज, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि रेडियो वेव, इसका यूज क्या है, तो जितना आप सेलुलर फोन और ये सब यूज कर रहे हो रेडियो वेव्स है। माइक्रोवेव्स का यूज क्या है, माइक्रोवेव ओवन्स में यूज हो रही है। अल्ट्रावायलेट रेज का यूज क्या है,
सन की जो क्या हानिकारक किरणें आती है उनसे बचाना, दूसरा अल्ट्रावायलेट रेस से हम लोग क्लीनिंग में यूज भी करते हैं। क्लियर? तो ये एक दो यूजेस। एक्सरे का यूज क्या है पता ही है सबको, इसका यूज कहाँ पे आ जाता है? हाँ, फ्रैक्चर एक्चर को पता लगाने में आ जाता है, और बाकी बहुत सारी जगह है। तो आप बस यूजेस पढ़ के जाएंगे, यूजेस पे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है? क्लियर? इतनी बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई? फटाक से बताओ, बताओ बेटा बताओ। ठीक है? और सबकी स्पीड के बारे में पढ़ लेना, है ना? क्लियर? ठीक है। और भी इसका है, इसके चैप्टर का और भी कुछ आ रहा है? बताओ फटाफट, इसके चैप्टर का और भी कुछ आ रहा है? जल्दी जल्दी बताओ। इसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी सुन लो। स्कैटरिंग क्या होती है फटाक से सुन लो। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है ना? और इसके बाद इसके एप्लीकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना इसका, वो इसके एप्लीकेशंस है, और कुछ नहीं है। इसके एप्लीकेशन से एप्लीकेशन दे के पूछेगा, दिस फिनोमिना इज नोन एज स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन, है ना? या फिर वो क्या बोलते हो आप लोग, अरे यार जो मरीचिका होती है जो रेगिस्तान में दिखाई देती है, ठीक है, मतलब दो दो इमेज दिखाई देती है। हाँ, मिराज। ठीक है, मिराज है। ये 4-5 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछ लेगा बताओ स्कैटरिंग होती क्या होता है, तो आप कंफ्यूज वहां पे हो जाओगे। ठीक है? तो इसीलिए क्या कह रहा हूं कि बार बार आप स्कैटरिंग के एग्जांपल्स को रट लो। जो आपने मिराज पढ़ा है, मिराज के एग्जांपल को रट लो कि कौन कौन से एग्जांपल मिराज में आते हैं और कौन कौन से एग्जांपल स्कैटरिंग में आते हैं। ठीक है? और कौन कौन से एग्जांपल आपके यहाँ पे आएंगे। क्लियर? तो देखो, अगर हम बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड री एमिशन ऑफ लाइट। देखो, सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनो। आज की दुनिया में, ठीक है, आपको जितने भी कलर दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? स्कैटरिंग का एक उदाहरण है। कैसे? किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आप व्हाइट लाइट रे डालते हो तो वो क्या करती है? सारे कलर को एब्जॉर्ब करती है, सारे मतलब कुछ कलर को एब्जॉर्ब करती है और कुछ कलर एमिट करती है। जो एमिट करती है वो हमें दिखाई देते हैं, दैट इज, है ना? इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। ऐसा कैसे होता है? जब लाइट रे सन से चल के यहाँ तक आती है तो व्हाइट कलर की होती है, फिर शाम को हमें सूरज लाल क्यों दिखाई देता है और सुबह लाल क्यों दिखाई देता है ना? और इस तरह के बहुत सारे रीजन है। तो होता क्या है, जितने भी मीडियम में धूल के पार्टिकल्स हैं छोटे मोटे, चिन्नी मिन्नी, वो क्या करते हैं? व्हाइट लाइट को पूरी तरह से अपने में एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ को बाहर एमिट करते हैं, दैट इज स्कैटरिंग। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग बोलते हैं। और ये हर जगह पे होता है। इसी वजह से क्या होता है कि हमें अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। आप समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है और कौन कौन से फिनोमिना है। हाँ, ये बात याद रखना कि इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट होती है ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा की पावर 4। 1 अपॉन लैम्डा की पावर 4। ये याद रखना कि इनमें क्या रिलेशन होता है। कभी कभी देख के तुमसे पूछ सकता है, सब मोह माया है भैया। अच्छा, जीवन में दुख ही दुख है ना? कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। चलो इधर देखो। तो अगली बात क्या कहते हैं? रेड कलर ऑफ सनराइजेस एंड सनसेट। सनसेट और सनराइजेस में रेड कलर का दिखाई देना, इसका एग्जांपल है। एक बार पढ़ लेना और एग्जांपल जरूर ध्यान रखना कि ये स्कैटरिंग का एग्जांपल है। ठीक है? दूसरी चीज क्या है? व्हाइट कलर ऑफ स्काई एट नून। दोपहर के समय पे आकाश का सफेद दिखाई देना, ये भी किसका एग्जांपल है? स्कैटरिंग का एग्जांपल है। तुमको समझा के प्रूव करने को नहीं आएगा बिकॉज रिटन एग्जाम नहीं है। ठीक है? तो पूछने का जो चांस बनता है भाई, अगर ये रिटन एग्जाम होता तो मैं कहता बेटा इसको समझाना भी सीख लो, क्योंकि रीजन बताओ 1 नंबर में आएगा। कारण बताओ, कहेंगे कारण बताओ, ठीक, गिव रीजन, लिख देंगे। अब फिर बेटा तुम बनाओ सारी कहानी। लेकिन अब वो लिख नहीं सकते गिव रीजन। अब वो पूछेंगे किसका है वैसे एग्जांपल, ये बता दो। हम इतना जानना चाहते हैं तुमसे। समझ में आएगी नहीं? ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लैक कलर ऑफ स्काई इन एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो उसके समय क्या होता है? आकाश का रंग काला दिखाई देता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि अगर तुम स्पेस में खड़े हो तो आकाश किस रंग का दिखाई देगा? बताओ, अगर आप स्पेस में खड़े हो तो आकाश किस रंग का दिखाई देगा? ब्लैक। क्योंकि आपने क्या छोड़ दिया है? एटमॉस्फेयर छोड़ दिया है। क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो वायु की परतें हैं ना, एटमॉस्फेयर, इसी की वजह से स्कैटरिंग हो रही है। इसीलिए हमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं, कभी लाल कभी सफेद। लेकिन जब हम इसके ऊपर चले गए हैं तो वहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि हमें सब कुछ ब्लैक ब्लैक नजर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछेंगे। पढ़ा जो तुमने है क्वेश्चन वहीं से आएगा, बस तुम सोच ले जाओ। इसीलिए कह रहा हूं एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, बस और कुछ नहीं। ठीक है? यूज ऑफ रेड लाइट फॉर द डेंजर सिग्नल। डेंजर सिग्नल के लिए रेड लाइट का यूज क्यों करते हैं? है ना? क्योंकि उसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? बहुत कम होता है। समझ में आया ना? एंगल ऑफ डेविएशन कम होता है मतलब दूर से ही दिखाई दे जाएगी।
भटक के मुड़ती हुई नीचे नहीं चली जाएगी, इसीलिए रेड लाइट का यूज करते हैं डेंजर सिग्नल के लिए, है ना। क्लियर, सारी बातें समझ में आ गई। इसके शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे, मल्टीपल क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, मैं पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप पे आप लोगों को, बहुत सारे क्वेश्चन के साथ चैप्टर के उड़ा लेना, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। एमसीक्यू के अगर हो सका तो अलग अलग क्वेश्चन के टेस्ट बना दूंगा, लेकिन टेस्ट बनाने में धुंधला धुंधला हो जाता है, वो बहुत मजा नहीं आता उसमें, ठीक है। क्लियर, तो यहाँ तक की सारी बातें सभी को समझ में आई, कोई समस्या परेशानी दिक्कत तो बताओ, है कोई आपत्ति विपत्ति जल्दी से बताओ। पढ़ाई में मन ना लग रहा हो तो आओ, मार खा के देखो कैसा लगता है? अंश बेटा रेगुलर क्लासेस करो, नहीं तो डूबोगे, है ना। मैं रैंक भी अनाउंस कर दूंगा, ठीक है, कुछ दिन रुक जाओ, एक दो दिन रुको, इसके बाद मैं आप लोगों की रैंक भी अनाउंस करने वाला हूँ कि एग्जाम में आप लोगों के एक्सपेक्टेड रैंक क्या आने वाली है आपके क्लासेस में, जितने बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं सबका भविष्य बता देंगे अभी, ठीक है। समझ में आया कि कितने पानी में हो। भैया कल बाहर गए थे, अबे दोस्त अब बाहर जाना बंद करो, घर में रहो, ठीक है, कुछ दिन की बात है ना। और कोई चक्कर हो तो बता दो मेरे को, ठीक है, फिर मैं बोलना ही बंद कर दूं, है ना। अपना टाइम सिर्फ यहीं दो और कहीं देने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन के लिए, पेपर देने के बाद फिर दे लेना जितना देना हो सब लोग, ठीक है। अब पेपर पे लग जाओ कायदे से, नहीं तो फिर पेपर तुम्हारे साथ लग गया ना तो घर वाले छोड़ेंगे नहीं कहीं का, ठीक है। ओके, क्योंकि इस बार तो आधे सिलेबस से पेपर हो रहा है, पहले हो रहा है। चलो पहले था कि चलो कोई बात नहीं, आखिरी में पढ़ लेंगे, आखिरी के 2 महीने सिर्फ एक ही बार डांट सुननी पड़ेगी। अगर अभी पेपर हो गया और अभी नंबर नहीं आए तो आप पूरे 3-4 महीने के, जब तक अगला पेपर नहीं होगा तब तक डांट सुनोगे, तब तक कष्ट भोगोगे, कहीं निकलने को नहीं मिलेगा। घर वाले कैद कर देंगे तो रिजल्ट तो पहले मिल जाएगा ना, रिजल्ट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, फिर कहेंगे बेटा तुमने पिछली बार नहीं पढ़ा था, इस बार जाने नहीं दूंगा कहीं। समझ गए। इससे अच्छा क्या है, पढ़ लो, नंबर ले आओ तो थोड़ा राहत मिलेगी, ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे पे, ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद। जाके मैथमेटिक्स की क्लास करें, है ना। चलो।